आज बाजार चले जाओ कि भैया हम प्लास्टिक वाली कोई चीज, आप वापस लौट के आ जाओ। ये दिलचस्प है जानना कि आप घर से कितनी चीजें हटा पाए। मैं बहुत कुछ हटा पाया। आपको यहाँ कोई प्लास्टिक की चीज नहीं दिखेगी, गिलास नहीं दिखेगी, मेरे बर्तन सारे कांच के और सारी जो स्टील है वो 316 या 304 ग्रेड की है। मैंने बहुत कुछ हटा दिया घर से। मेरे यहाँ से नॉन स्टिक सारे बर्तन हटाए जा चुके हैं, माइक्रोवेव हटाए जा चुके हैं। मेरे यहाँ पर अब आरओ यूज़ नहीं होता, हम सिरामिक वाला फिल्टर यूज़ करते हैं, जो पहले पुराना वाला था, जो सिरामिक वाला था। हमने प्लास्टिक के सारी चीज़ों को जितना हद तक, मेरे यहाँ से 90% तक प्लास्टिक हटाई जा चुकी है। आप समझिए, आज चले जाओ दूध प्लास्टिक के पाउच में, हर चीज। आप बाजार जाओ कि मैं प्लास्टिक फ्री कोई चीज लेके चले आऊं, आप खाली हाथ लौट के आ जाओगे। आपकी हर चीज, आपकी दवाई, आपका जो है खाने की चीज, आपका बेवरेज, एवरीथिंग इज रैप्ड इन द प्लास्टिक। इट इज इन द कॉन्टेक्ट ऑफ प्लास्टिक ओनली, यू हैव नो ऑप्शन। इमीडिएटली आप सोच के देखिए कि अंडमान में एक ऐसा आइलैंड जो नो मैन आइलैंड है, जहां पर आदमी नहीं रहते, हमने वहां पर एक प्लास्टिक की चट्टान देखी, चट्टान बन गई, प्लास्टिक ग्लोमरेट, जो आपने पब्लिश किया था, हमने उसको जो है खोजा पूरी दुनिया में। जब हमने भेजा हंगामा मच गया, तब लोगों ने, हमने उसको नाम दिया प्लास्टिक ग्लोमरेट। तब जो है तुरंत इंडोनेशिया ने बोला कि ये हमारे यहाँ भी इस तरह की चीज मिली है, लेकिन हमको पता नहीं था ये है क्या। ओ माय गॉड, ये तो प्लास्टिक है। फिर हवाई से भी खबर आई, फिर दुनिया के बहुत सी जगहों से खबर आई कि दुनिया के हर समुद्र से इस तरह के प्लास्टिक ग्लोमरेट्स मिल रहे हैं, जो पहाड़, मतलब एक चट्टान पहाड़ बनता जा रहा है समुद्र में जो है प्लास्टिक का। 12 मिलियन टन, 12 मिलियन टन प्लास्टिक हर समय, हर साल जो है समुद्र में जा रहा है, 12 मिलियन टन। और ये डेटा कोई नाप नहीं सकता, इससे कहीं ज्यादा जा रहा है। और अभी कल डेटा आया है, कल किसी की रिपोर्ट है कि जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक कंटामिनेट करने वाला, समुद्र कंटामिनेट वाला देश भारत बन रहा है। कितनी इसमें सच्चाई नहीं जानता, मुझे एक रिपोर्ट किसी ने शेयर किया दिस मॉर्निंग। तो अब मामला ये क्या है, ये ऐसा मामला नहीं है कि हम भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाएंगे, बना ही नहीं सकते आप। मान लीजिए, कल्पना कीजिए आप कि इंडिया को हमने प्लास्टिक मुक्त भारत बना दिया, अब हमारे यहाँ कोई प्लास्टिक यूज नहीं करता, कोई प्लास्टिक नहीं, कहीं प्लास्टिक देखने को नहीं मिलता। तो अब आपके शरीर में, आपके खून में उतना ही प्लास्टिक पहुंच रहा है जितना उन देशों में जहां प्लास्टिक इस्तेमाल होता है पहुंच रहा है। कैसे? क्योंकि जो दूसरे देश यूज कर रहे हैं वो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक, वो बादलों में भेज रहे हैं, और वही पानी आपके यहाँ बरस रहा है। तो आपके इरिगेशन में, आपके समुद्र में, आपकी नदियों में हर जगह प्लास्टिक होगा, माइक्रो साइज का, इनविजिबल, और आपके खून में होगा, आपके खाने की प्लेट में होगा। तो इसलिए ये पूरी दुनिया का मामला है, एक साथ पूरे देश, पूरी दुनिया को इस पर संज्ञान लेकर के इस पर बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए। खतरनाक है। अब हमें पूरी दुनिया से इमीडिएटली 80% प्लास्टिक का प्रोडक्शन इमीडिएटली बैन करना चाहिए। तो उन्होंने कंसेंसस बुलाया, मीटिंग की, और इसमें सबसे बड़ा रोड़ा कौन बना? पहले नंबर पर सऊदी अरेबिया। और ये जो पेट्रोल वाली जितनी भी कंट्रीज हैं, वो उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, कहा नहीं, ये मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, हमें रिसाइकिल करने का वो करना चाहिए, इसका बैन करने से बहुत नुकसान होगा। तो अब हो सकता है, अब देखिए क्या होता है। हमारे देश में भी देखिए बातें बहुत होती हैं, लेकिन एक्चुअल लेवल पर आज तक काम नहीं हुआ। आप सिंगल प्लास्टिक की यूज पर बैन लगा फुर्सत, आप जहाँ जाओ आपको वहाँ प्लास्टिक सब जगह उपलब्ध है, वो व्यवहारिक नहीं है। बिल्कुल। तो आदेश भी आए, हाँ, कुछ भी हो नहीं रहा, क्योंकि जो कारपोरेट है वो होने नहीं दे रहा है। वो नहीं चाहता कि इतना बड़ा बिजनेस जो आपके रोम रोम में प्लास्टिक पहुंच गई। आज प्लास्टिक इस दुनिया को चला रहा है, हर चीज प्लास्टिक की वजह से लोगों के बाल झड़ रहे हैं, उसी की वजह से इनफर्टिलिटी आ रही है लोगों के शरीर में, दुनिया की बीमारी हो रही है। अब बहुत से ऐसे प्लास्टिक हैं जो ईडीसी नहीं है, वो जाके क्या कर रहे हैं, खून में पहुंचे, अंगों में पहुंच गए। तो जो अंग में पहुंचे तो शरीर का अपना एक डिटॉक्स सिस्टम होता है, कोई फॉरेन बॉडी गई, उसको पहचाना। अब जो जैसे माइक्रोन साइज का, नैनो साइज का जो पार्टिकल हमारे शरीर में जा रहा है, उससे प्लास्टिक नहीं जा रहा है। बहुत सी चीजें हमारे शरीर में जा रही है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो नेचुरल है। उसमें कहीं कैल्शियम होगा, कॉपर होगा, मिनरल होगा, धूल के साथ दुनिया भर की चीजें उस पर जाए, तो शरीर उसको पहचानता है और कुछ खास तरह का एंजाइम,
खास तरह का प्रोटीन, खास तरह का शुगर उस लीवर में प्रोड्यूस होता है और उसको जाकर ट्रैप करता है और उसको ट्रैक कर देता है हमारे इंटेस्टाइन की तरफ, हमारे किडनी की तरफ, स्वेट की तरफ या यूरिन से वो बाहर कर देता है शरीर को। लेकिन प्लास्टिक के केस में क्या हो रहा है कि शरीर जन्म ही नहीं करता ये है क्या। या तो उसको हार्मोन समझ लिया जो ईडीसी है, जो नॉन ईडीसी है उसको देख के सोचता है ये है क्या, इसको करे क्या इसका, तो उससे अपनी रक्षा करने के लिए उसके चारों तरफ कैविटी बनाता है, घेरा बना देता है। तो उससे क्या है, ट्यूमर फॉर्म हो रहे हैं शरीर में, छोटे छोटे जितने भी प्लास्टिक सबके चारों तरफ वो ट्यूमर फॉर्म है। बहुत से केसेस आ रहे हैं जिसमें शरीर में बहुत ढेर सारे ट्यूमर फॉर्म हो, शरीर ने उसको स्टरलाइज करके ट्रैप कर लिया अपनी रक्षा करने के लिए उसको। तो ये स्थिति है। तो बहुत सोचने पर ये पाया कि ये जो पेट्रो मनी यूज़ करने वाली जो कंट्री है, कारपोरेट है, वो उन्हीं की सारी देन है। वो किसी भी हालत में नहीं चाहते कि प्लास्टिक बैन किया जाए, लेकिन प्लास्टिक को बैन किए बगैर, उसके इस्तेमाल को बैन किए बगैर पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ हो सके। फिर मैंने लैब में वो सिर्फ अभी बात जो हम करते हैं वो प्लास्टिक की पॉलीथीन तक केवल करते देखिए, हैं। आप जो कहते हैं कि मतलब प्लास्टिक को किसी भी फॉर्म का हो, प्लास्टिक किसी भी देखिए, तरह वो का- सिंगल यूज जो प्लास्टिक की आप बात कर रहे हैं, इसमें भी देखिए बहुत सारी चीजें हैं। अब आदेश आता है कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कोई दुकानदार प्लास्टिक का बैग रख के इस्तेमाल कर रहा है तो इलीगल है, या आप जा करके उसको लेकर के जा रहे हैं प्लास्टिक के बैग में कोई चीज़, तो ये इलीगल है क्योंकि सरकार ने उसको बैन कर रखा है। सवाल ये है कि सरकार उसके प्रोडक्शन पे बैन क्यों नहीं लगाती, यूज पे सिर्फ बैन लगाती है। आप सोच के देखो, प्रोडक्शन पे क्यों नहीं बैन लगा देते, क्यों जब मिले ही ना, तो आप किसी भी दुकान में चले जाओ, सब्जी में तो वो आज भी आपको प्लास्टिक की थैली में रख करके देगा, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं। तो जो कारपोरेट है वो सरकार को मुझे लगता है जिसे कंट्रोल कर रखा है, वो चाहता ही नहीं कि इसको बैन किया जाए। भाई रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट कर रहे हो, बिना सरकार को पता चले कैसे इंपोर्ट हो रहा है। जब ये कार्सिनोजेनिक है तो सरकार इस पर बैन क्यों नहीं करती, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब मैंने ये सोचा कि यार प्लास्टिक को कहना कि बैन कर दो, बैन करो, हर चीज़ तो प्लास्टिक की है। तो अब मैंने तीसरी इसके आगे की रिसर्च करनी शुरू की कि क्या प्लास्टिक का कोई अल्टरनेट हो सकता है। तो मैंने बायो प्लास्टिक पे काम करना शुरू किया। अभी आप अगर लैब चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने कुछ प्लास्टिक बनाए हैं स्टार्च से, कॉर्न स्टार्च से और आलू के स्टार्च से, और प्लास्टिक है। आप उसको लेंगे हाथ में तब पता चलेगा कि ये उसका प्लास्टिक है। तो वास्तव में कुछ बहुत सी रिपोर्ट्स आपने की भी हैं कि कैसे प्लास्टिक, या देखा होगा आपने, तो हमने उस पर भी एक्सपेरिमेंट किया और ये पाया कि हमारे पास अल्टरनेट ऑलरेडी है। हम बहुत आराम से इस प्लास्टिक को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बायोप्लास्टिक से, और दूसरे भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम जब छोटे थे, आप याद कीजिए कि इंक भी आती थी, स्याही भी, तो कांच की शीशी में, महंगा था क्या, तो कैसे आती है, 1 रुपए की, 50 पैसे की, 30 पैसे की चीज़ कांच की शीशी में कैसे आती है। होम्योपैथ की आप दवाई याद करो, कांच की शीशी में होती थी, अब सब प्लास्टिक में, कार्क लगा रहता था। कप सिरप लेने जाओ कांच की, विनेगर कांच की, विनेगर क्या है, एसिटिक एसिड, ये भी प्लास्टिक के बोतल में आ रहा है। और जो भी एसिटिक बिहेवियर का है या कार्बोनेटेड है, ये प्लास्टिक को खुद ही तोड़ लेता है। ये भी हमारे यहाँ प्लास्टिक में आ रही है हर चीज। तो वास्तव में हम उल्टा चल रहे हैं। अब मुझे लोग कहते हैं कि आप बताइए कि इसका क्या सलूशन है। हमने कहा इसमें कोई नई खोज करने की जरूरत ही नहीं। आप पीछे चले जाओ 30-40 साल पीछे, आपको प्लास्टिक नहीं दिखाई देता। हम ऐसे जीवन को जीते थे। अब आप सोच के देखिए, बायोप्लास्टिक का जो भविष्य है, या जो बायोप्लास्टिक पे काम करने की जरूरत है जी, क्या उस पर भी अपने यहाँ उस तरीके से, देखिए हमारे यहाँ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन दुनिया में कई जगह काम हो रहा है। मैं भी कुछ लोगों के टच में हूँ। मैंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो अपने एक्सपेरिमेंट मैंने कई कंट्रीज़ में जो है शेयर किया है। जैसे एक एथेंस में एक कंपनी है, वो बड़े पैमाने पर बनाने जा रही है। उसने अभी सिंगापुर में अपना आपको खोला, दे वांट टू गेट एसोसिएटेड विद मी। तो मैंने उनके साथ जो मेरी नॉलेज थी मैंने शेयर किया। तो मैं चाहता हूँ किसी भी कोने से शुरू हो, कम से कम एक प्रेसिडेंस एग्जाम्पल आए, तो वो अपने यहाँ लोग उसमें चारों तरफ से उसमें इंडल्ज हो जाएंगे। और उन्होंने ऐसी बॉटल बनाई है कि अगर हम दोनों बॉटल रख दें, आप पहचान नहीं सकते कि कौन बायोप्लास्टिक है, कौन जो है ये पेट्रोलियम प्लास्टिक है। इतनी बेहतरीन उन्होंने बनाई है। छोटी सी बात बताता हूँ, हम लोग जब बचपन में किसी शादी ब्याह में कहीं जाते थे, छोटे छोटे थे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर मिट्टी के बर्तन में कुल्हड़ में पानी दे रहे हैं, कुल्हड़ रहता था ना। तो
उसको कौन बनाता था? पत्तल में खाना खिलाना और Right. कुकर में पानी और वो रायता एक तो होता देना। था छोटा सा वो बर्तन मिट्टी का क्या बोलते थे उसको, जिसमें रायता या गुलाब जामुन या ये सब आता था। आप मुझे बताइए कि उसको कौन बनाता था? कुम्हार बनाता था मैनुअली, चाक पे घुमा के। तब वो सैकड़ों लोगों के लिए आराम से हो जाता था, और गरीब से गरीब आदमी इसको अफोर्ड कर लेता। महंगा होता तो कैसे गरीब आदमी अफोर्ड करता? पहली बात। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आज अगर हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दें, हमें चाक में बनाने की जरूरत नहीं है। हम उस मिट्टी को रिफाइन करके उससे मशीन से बना सकते हैं, जिससे 1000 गुना कैपेसिटी उसकी बढ़ सकती है। बहुत खूबसूरत खूबसूरत हम बॉटल बना सकते हैं, ग्लास बना सकते हैं, जिसमें हमारे फूड पैक किए जा सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दूसरी बात, जूट के हम बैग यूज करें। पहले होता ही था, कागज के थैले में हमको सब सामान मिलता था, सब्जी लेने जाते थे, फल लेने जाते थे, कागज के उसमें रख करके देता था। हम उस युग में वापस आए। प्लास्टिक का इस्तेमाल जहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, मोल्डेबल चीजें वहां पे करें, और उसमें बायो प्लास्टिक यूज करें। जी, और माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक, तो वो माइक्रोप्लास्टिक तक की यात्रा कैसे शुरू हो गई? हाँ, तो ये चूंकि क्या अगला? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं भी बताता हूँ। फिर मैं आपको पहले दिखाऊँ, टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी के साथ मैंने ऑटोफेजी पर रिसर्च की। इनको 2016 में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। तो आई स्टडी विद। फिर मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से कॉग्निटिव फिटनेस पे एक कोर्स किया। फिर एक कोर्स मैंने फिर सेंसिटिव गट पे किया। सब कुछ बचा ही नहीं, कोई दुनिया की कोई जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ थी या कुछ भी थी। तो ये प्लास्टिक वाले हाँ, से आप एक्चुअली क्या होता है कि जब हम मेंटल टिश्यू को ला करके हमने लैब में रखा, एक बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मैं भूल जाता बताना। तो टिश्यू जब ला के रखा, उसमें जैसे हमने एक्सप्लांट बोलते हैं उसको, जब हम उसको फ्लास्क में रखते हैं मीडियम के साथ, तो हर रोज उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कि जो सेल्स हैं किस तरीके से प्रोलिफरेट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। रोज उसको बदलता रहता है, वो सेल्स बढ़ते हैं, लगते हैं, ग्रो करते हैं। तो हमें उसमें एक पार्टिकल दिखाई दिया। अब मैं ये नहीं समझ पाया कि ये है क्या, क्योंकि उसकी जो ज्योमेट्री थी वो नेचुरल नहीं थी। आप देखेंगे कि नेचुरल कोर्स में कोई भी चीज फॉर्मेशन होती है तो वो राउंडेड या हेक्सागन शेप में होती है। जैसे पेड़ भी आप देखें, कहीं काट दीजिए तो राउंडेड वो फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो वो ब्रिटल टाइप का था, ऐसा लग रहा था कोई अननेचुरल शेप की कोई चीज़ है। तो मैंने जब उसको बड़े माइक्रोस्कोप में देखा, तब मैंने देखा ये तो प्लास्टिक है, माइक्रोन साइज का। तो मैं बहुत डर गया, मैं बहुत घबरा गया, क्योंकि टिश्यू में कोई भी चीज ब्लड के थ्रू ही पहुंच सकती है। टिश्यू में अगर कोई चीज है तो इसका मतलब वो ब्लड से आई है, और ब्लड में कोई चीज आई है तो वो खाने से आई है। अब देखिए घबराहट की वजह क्या थी। अब मुझे ये मालूम है कि ये खाता क्या है। तो समुद्र में जो एल्गी होती है उसकी पर्टिकुलर फाइटोप्लैंक्टन्स की, जो प्लैंक्टन्स होते हैं उसकी नैनो साइज और माइक्रोन साइज की प्लैंक्टन्स को फिल्टर करके उसको खाता है, ठीक है। तो अब दो बातें इसमें क्लियर हो गई। एक तो नैनो और माइक्रोन साइज के प्लास्टिक समुद्र में पहुंच चुके हैं, और ये एल्गी में पहुंच चुके हैं। ये फर्क नहीं कर पाया है फिल्टर करते वक्त, उसी साइज का उसी तरह का होते हुए ये उसको इंडाइजेस्ट कर लिया, इसने इंडाइजेशन हुआ इसका, इसके बॉडी में पहुंच गया, ब्लड से टिश्यू में पहुंच गया। अब इसमें जो सबसे बड़ी चिंता की बात थी वो ये थी, या ये है कि जो हमारी फूड चेन है, जो भोजन से मिला है, उसका पहला पायदान ये प्लैंक्टन है। तो उसी समय मैंने डिक्लेयर किया कि ह्यूमन ब्लड में प्लास्टिक पहुंच गया है। तो लोगों ने उसमें कहा, अरे कैसी बात, ऑयस्टर मिल गया, ये ह्यूमन ब्लड से जोड़ रहे हैं, हाइपोथेटिक है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये जो साइज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर जगह है, आप इसको देखिए। फिर मैंने समुद्र से पानी इकट्ठा किया। मैं बहुत सी कंट्रीज गया हुआ था उस समय, कोस्टा रिका, सिंगापुर, ये थाईलैंड, और ये बगल में मलेशिया, बहुत सी जगहों से, अंडमान से, कहीं पर भी कोई पानी मिलता, ये यहाँ हमारे यहाँ संगम से, तालाब से, हर जगह से, हर सैंपल में मुझको प्लास्टिक मिला। कितने आपने टेस्ट किए होंगे इसके? कम से कम बिगिनिंग में मैंने करीब 27
सोर्सेस से पानी कलेक्ट किए थे, जिसमें नहर था, तालाब था, नदियां थी, समुद्र थे और कई कंट्री थे, हर पानी में मुझे माइक्रोप्लास्टिक मिला और मैं परेशान कि ये हर जगह पहुंच कैसे रहा। तो फिर मैं सब कुछ छोड़ के इसी के पीछे लग गया कि आ कहाँ से रहा है प्लास्टिक। तब फिर पता चला असली कहानी कि प्लास्टिक कैसे आता। एक्चुअली प्लास्टिक का एक बिहेवियर होता है कि कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे अपना लचीलापन खो देता है और वो ब्रिटल हो जाता है और टूटता है, और ये क्रिया धूप में कई गुना तेज हो जाती है। अब हम कोई चीज़ भी इस्तेमाल किए, प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक का कोई भी कचरा है, वो हम बाहर फेंक देते हैं। तो धूप के जब वो कांटेक्ट में आता है, कुछ समय में वो ब्रिटल होकर के टूटता है और पाउडर जैसा हो जाता है। फिर बारिश जब होती है तो ट्रेवल करता है, वो पानी के साथ बहता है और ये टूटते टूटते ये नैनो और माइक्रोन साइज का हो जाता है और ये हमारे वाटर सोर्स में पहुंच गया, हमारे नदी नाले में पहुंचा, फिर नदियों में पहुंचा, फिर नदियों से समुद्र में पहुंचा। और ये माइक्रोन और नैनो साइज के प्लास्टिक इतने हल्के होते हैं। मैंने रेन वाटर कलेक्ट किया और जब रेन वाटर कलेक्ट किया तो सारी घटना का पटाक्षेप हो गया। उस रेन वाटर में भी मुझे माइक्रोप्लास्टिक मिला। इसका मतलब ये होगा कि वाष्पीकरण हो के वाष्पीकरण, हाँ, वाष्पीकरण से ये बादलों में चला गया था। और उसी समय रसिया से मेरे पास एक टीम आई, उन्होंने कहा कि डुंड्रा में हमको ये प्लास्टिक पार्टिकल मिला, ये कैसे, मेरे पब्लिकेशन में पढ़ा था उन्होंने। तो मैंने कहा कि जब ये बादलों में पहुंच गया है, कहा था वहां तो ह्यूमन रहते नहीं साइबेरिया में, तो वहां कैसे प्लास्टिक पहुंच गया, वहां प्लास्टिक मिला है माइक्रोन साइज। तो हमने कहा एक्चुअली ये बादलों में पहुंच गया है और ये बरस गया, पूरी धरती के पोर में प्लास्टिक पहुंच गया। आपके सिंचाई के पानी में प्लास्टिक है, जिसकी वजह से आपके फल सब्जियों में प्लास्टिक पहुंच गया, आपके अनाज में प्लास्टिक पहुंच गया। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनकी मछलियों में पहुंच गया, जानवरों के शरीर में पहुंच गया। और नैनो साइज के प्लास्टिक, माइक्रोन साइज के प्लास्टिक इतने छोटे होते हैं कि अगर वो आपकी चोट लगी हुई है, हवा चल रही हो, तो यहाँ से आपके स्किन से सीधा पोर से जो है वो आपके शरीर में पहुंच जाएंगे, आपके सांसों के थ्रू आपके शरीर में पहुंच गया, आपके पीने के जल के थ्रू पहुंच गया। आप जब नहा रहे होते हैं तो आपके नहाने के पानी से आपके शरीर के रोम से, पोर से आपके शरीर में पहुंच गया। कैसे? आपकी छत पे रखी हुई टंकी प्लास्टिक की है और धूप के कांटेक्ट में रहती है, तो जैसे ही पानी हल्का सा भी गर्म होता है तो प्लास्टिक की जो बॉटल हो या प्लास्टिक का कंटेनर हो, उससे प्लास्टिक माइग्रेट करके अपने आप पानी में पहुंच जाता है। और मैं तो देख रहा हूँ हर तरफ प्लास्टिक। पहले देखना शुरू किया, हर तरफ प्लास्टिक। आप किचन में देखिए, हर खाना, हर चीज प्लास्टिक में रैप्ड है, हर चीज प्लास्टिक के कांटेक्ट में है। तब मैंने इस पर और स्टडी करनी शुरू की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।